जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने पेश करना चाहूँगा राकेश खेस के केस को लेकर। जैसे कि मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे, अभी मैं आपके सामने में बताना चाहूँगा कि 18/8/2024 को राकेश की जो भतीजी है मीता बच्ची वो मिसिंग होती है और 19/8/2024 को रात के 7 बजे राकेश और उसकी जो भाभी मीता बच्ची की जो माँ होती है उनके द्वारा घोसपुकुर फाड़ी में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया जाता है। इसी दौरान में चौंकाने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 18/8/2024 को राकेश वो ड्यूटी पे गया हुआ रहता है, जो कि सवेरे 6 बजे से लेके शाम का 5 से 5:30 बजे के बीच में वो ड्यूटी में ही रहता है। जो कि हम लोग का जो टीम है वहाँ पे जाने के बाद में भी कुछ कुछ जानकारी लिया कि वो उस दिन 18 तारीख को सवेरे 6 बजे से लेकर शाम 5 से 5:30 बजे तक वो ड्यूटी पे ही था। उसके बाद में उस दौरान भी राकेश को पता नहीं रहता है कि उसकी जो भतीजी है वो मिसिंग है। उसके बाद में 19 तारीख को भी वो ड्यूटी पे गया हुआ रहता है और राकेश की जो भाभी होगी मीता बच्ची की जो माँ है वो 19 तारीख को सवेरे 9:30 बजे राकेश के घर में जाती है। तो राकेश तो ड्यूटी पे गया हुआ रहता है, तो उसकी पत्नी को बताती है कि राकेश की जो भतीजी है वो 18 तारीख से ही मिसिंग है और हम लोग सोचे कि सवेरे तक शायद वो आ जाएगी। जब कल भी हम लोग कॉल किए, आज भी सवेरे भी कॉल किए, तो मोबाइल बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। इसलिए मैं बताने के लिए आई हूँ कि उसकी जो भतीजी है वो मिसिंग है, वो घर पे नहीं है। तो जैसे ही उसकी पत्नी को पता चलता है सवेरे 9:30 बजे, तो उसके बाद में उनके 10 बजे सवेरे को जब राकेश की पत्नी जानकारी लेती है, उसके बाद में फिर राकेश को फ़ोन करती है और बताती है कि आपकी जो भतीजी है वो कल से ही मिसिंग है और घर नहीं आई है। कॉल कर रहे हैं तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, आज भी जब कॉल किए तो आज भी मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा है। इस टाइप से उसको जानकारी मिलता है। उसके बाद में राकेश खेस को जानकारी होता है 19/8/2024 को ये सवेरे 10 बजे, मतलब 2 दिन उसको जानकारी नहीं रहता है कि उसकी जो भतीजी है वो मिसिंग है। तो चिंता करने वाली बात है दोस्तों, जो पुलिस उसी को अरेस्ट करके लेके गई है, जो कि राकेश को पता भी नहीं रहता है कि उसकी जो भतीजी है वो मिसिंग रहती है। दूसरी बात, जब 27/8/2024 को मीता बच्ची का जो शव मिलता है, तो शव मिलने के बाद में रात के 10 बजे राकेश और उसके स्थानीय लोगों द्वारा घोसपुकुर फाड़ी में रेप एंड मर्डर का जो केस है उसको दर्ज कराया जाता है। लेकिन आपको मैं बताने चाहूँगा दोस्तों, जब उस बच्ची का शव मिलता है, जब उस मृता बच्ची का शव को उठाया जाता है, उस समय क्या होता है कि ऐसे अवस्था में उसका बॉडी को शव मिलता है, तो शव का कंडीशन इस प्रकार से रहता है, जो कि उस स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी मिलता है। जब उसका बॉडी को उठाया जाता है तब जब उसका बॉडी को उठाया जाता है मृता बच्ची का, उस समय उसका बॉडी जब उठाने के दौरान में ही उसका सिर के जो बाल होते हैं वहीं चमड़ी के साथ में गिर जाते हैं और स्थानीय लोगों द्वारा पता चला कि उसका जो बॉडी का कंडीशन रहता है लगभग बहुत ज़्यादा सड़ गया हुआ अवस्था में पाया जाता है और उसके शरीर पे कीड़े भी लगे हुए रहते हैं। इस दौरान में बॉडी का कंडीशन इस प्रकार से रहना और पुलिस प्रशासन का इस टाइप का दावा करना, वो भी बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट के, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, कि इसका गला दबा के चुन्नी के साथ इसका गला दबा के मर्डर किया गया है या फिर कुल्हाड़ी के साथ में इसका मर्डर किया गया है। इस टाइप का पुलिस प्रशासन का जो बयानबाजी बिल्कुल भी ये साबित नहीं करता है कि राकेश जो है वो मुजरिम हो सकता है। इससे साबित होता है कि राकेश खेस जो है वो बेगुनाह है और उसे पुलिस प्रशासन जबरन उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद में जब उसकी पत्नी को 27 तारीख को जब उस मृता बच्ची का शव मिलता है, तो जब शव मिलता है उसके बाद में फिर उस राकेश की जो पत्नी होती है उसे भी घोसपुकुर फाड़ी में पूछताछ के लिए लिया जाता है। उस समय उसकी पत्नी को कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोला जाता है कि आप स्वीकार कर लो कि आप दोनों ने मिल के उस बच्ची को मारा है। अगर आप लोग स्वीकार कर देते हैं तो आपकी जो छोटी बच्ची है
इसलिए भी आपकी छोटी बच्ची को ध्यान में रखते हुए आपको तो छोड़ दिया जाएगा, और आपका जो हस्बैंड है राकेश, उसे भी कम से कम सज़ा होगी। जब आप बाहर चले जाओगे तो वकील वगैरह पकड़ोगे और उसे छुड़ा भी सकते हो। जब वो नहीं मानती है, वो विरोध करती है कि जब हमने ऐसा कुछ गलती नहीं किया है, ऐसा कोई पाप नहीं किया है, ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है, तो हम क्यों स्वीकार करें। जब इस टाइप का वो विरोध करती है और जवाब देती है पुलिस प्रशासन को, तब पुलिस का यहाँ पे चालाकी से बात करना कि आपके पति ने तो स्वीकार कर लिया, फिर आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो। इस टाइप से उसे कमज़ोर करने की, उसे बेबस करने की कोशिश किया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा। लेकिन उसकी पत्नी उसका भी विरोध करती है और वो कहती है कि मुझे राकेश से मिलने दिया जाए, उसे बात करने दिया जाए, क्योंकि हम दोनों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर वो कैसे स्वीकार कर लिया। मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहता हूँ। राकेश की पत्नी द्वारा राकेश से मिलने की इच्छा जाहिर किया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उसे मिलने के लिए नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट आउट होता है कि उसे नहीं करने के बावजूद भी उसे कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेशर डाला जाता है, उसे मजबूर किया जाता है। और जब वो नहीं मानती है तो फिर राकेश स्वीकार कर लिया, इस टाइप का पुलिस का बयानबाजी है, जो कि उसको कमज़ोर करने के लिए और उसे कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है, जो कि उसकी पत्नी स्वीकार नहीं करती है। इस पॉइंट से भी पता चलता है कि पुलिस प्रशासन राकेश को ही मुजरिम करार करने के लिए किस प्रकार से षड्यंत्र रच रही है, किस प्रकार से कोशिश कर रही है। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 27 तारीख को जब मृता बच्ची का शव मिलता है, उसके बाद में राकेश द्वारा स्थानीय लोगों के साथ में रेप एंड मर्डर का जो केस है वो दर्ज कराने के लिए गोस्पुकुर फाड़ी में लोग जाते हैं। और उसी दौरान में पुलिस द्वारा रात के करीब, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन करीब 12 से 12:30 बजे के बीच में राकेश के घर में पुलिस द्वारा जाया जाता है। और राकेश की पत्नी से पूछा जाता है कि वो चुन्नी कहाँ बोल के, तो बगल में चुन्नी का जिक्र किया जाता है और बगल में पड़ी एक बक्से से एक चुन्नी को निकाल लिया जाता है और बोला जाता है कि आप दोनों ने इस चुन्नी से उस मृता बच्ची का गला दबा के आपने मर्डर किया है। और बगल में पड़ी एक कुल्हाड़ी, जो कि काफ़ी समय तक यूज में नहीं आने पे उस पर जंग लगा हुआ रहा था। पुलिस वहाँ पे जाती है, उसके बाद में फिर उस कुल्हाड़ी को उठा लेती है और बोलती है कि यहाँ पे खून के धब्बे भी लगे हुए हैं और इसी से उन्होंने उस मृता बच्ची को मर्डर किया है, इस टाइप का उनका स्टेटमेंट आता है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी अगर मर्डर किया रहेगा तो वो कभी भी एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे सबूत घर पे छुपा के नहीं रखेगा। जो कि ऐसे ही अगर उसके साथ में, अगर चुन्नी के साथ में गला दबा के अगर मर्डर किया गया हुआ रहता। अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि जब स्थानीय लोगों द्वारा जब 29 तारीख को जब गोस्पुकुर फाड़ी में स्थानीय लोगों के साथ में घर वाले भी जाते हैं और पूछताछ करने के लिए कि आपने तो पूछताछ करने के लिए राकेश को रखने की बात बोली थी, लेकिन अभी भी आप लोग अपने कस्टडी में क्यों रखे हैं। तो इस टाइप से जब सवाल जवाब किया गया तो पुलिस का एक कमज़ोर पॉइंट पहलू रखना कि आपके गांव से ही एक लड़के ने स्टेटमेंट दिया है कि राकेश और उस मृता बच्ची को दोनों को काफ़ी लंबे समय तक साथ में देखा गया। इस टाइप से पुलिस प्रशासन का वहाँ पे जवाबदारी होता है। लेकिन जब मैं उस लड़के का जानकारी लिया, उसके बाद में उस लड़के से बातचीत किया, तो लड़का तो वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है कि 17/8/2024 को शाम के 6 बजे राकेश के घर के पास में उस लड़के ने उसको देखा। लेकिन 17 तारीख को देखा। उस लड़के ने साफ साफ बताया कि मैंने 17 तारीख को शाम के 6 बजे उस लड़की बच्ची को राकेश के घर के पास में देखा। मैंने पूछा था उस समय कि उस समय जब वो लड़की बच्ची थी उस समय उसके साथ में कौन कौन था, तो उस लड़के ने बताया कि वो अकेले ही थी वहाँ पे, राकेश के घर के पास में वो अकेले ही थी। और पुलिस का जो स्टेटमेंट देना कि दोनों को काफ़ी समय तक साथ में देखा गया है, इस टाइप के आपके गांव का एक लड़के ने स्टेटमेंट दिया है, तो ये तो सरासर झूठ दिखाई दे रहा है। जो इससे भी साबित होता है कि राकेश केस को फंसाने की पुलिस प्रशासन द्वारा जोरदार कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद में जब मैंने सेकेंड टाइम में जब उस लड़के को फिर से पुलिस प्रशासन द्वारा लिया गया, उसमें मैंने फिर से उस लड़के से बात किया। उसके बाद में पूछा कि सेकेंड टाइम में जब आपको पुलिस प्रशासन द्वारा जब पुलिस गोस्पुकुर फाड़ी में जब लिया गया,
तो आपसे क्या पूछा गया? तो वही पूछा गया कि आपने कितने बजे, उसके बाद में कब, उसके बाद में फिर कहाँ पे उस लड़की को देखा। तो उसने बताया कि 17 तारीख को शाम के 6 बजे राकेश के घर के पास में मैंने उसको देखा, यही बात हुआ। उसके बाद में उसको प्रलोभन भी दिया जा रहा था। उस लड़के ने बताया, जिसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास में है, जो कि अगले वीडियो में ज़रूर मैं उसे अपलोड करूँगा, कि उस लड़के ने बताया कि उसे प्रलोभन भी दिया जा रहा था कि 17 तारीख के जगह में 18 तारीख बोलो, होने से आपको कुछ रुपए भी दिए जाएंगे। तो पुलिस क्यों उस लड़के को पैसा देने की पहल कर रही थी? उस लड़के को पैसा देने के बाद बोल रही थी। अगर पुलिस का अगर स्टेटमेंट सही होता, पुलिस का अगर जो एविडेंस अगर सही होता, तो पैसे देने वाली बात, रिश्वत, देखा जाए तो पुलिस ये बेगुनाह को गुनहगार साबित करने के लिए एक विटनेस खड़ा कर रही है, वो भी पैसे के बल पे। इस टाइप से भी सबूत देखा जा रहा है हम लोग को, जो कि राकेश निर्दोष है, उसे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। के बाद में जब 28 तारीख को, क्योंकि 27 तारीख को मृत बच्ची का शव मिलता है, और 28 तारीख को जब आई लव बागडोगरा मीडिया चैनल द्वारा जब दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो एसपी होते हैं फांसीदेवा पुलिस स्टेशन के जो एसपी होते हैं, उनके द्वारा भी बोला जाता है कि मुखिया जो आरोपी है उसे पकड़ा गया है, उसने खुद कॉन्फ्रेंस भी किया है। इस टाइप से उसको स्टेटमेंट आता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जब हम लोग मीडिया के द्वारा जब वीडियो क्लिप दिखाया जाता है, वहाँ पे पूछा जाता है कि खून कोर्सो किनो खून कोर्सो, वहाँ पे साफ साफ राकेश बोलता है कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। उसके बाद में फिर से उससे पूछा जाता है कि जब तुमने नहीं किया है तो ये कॉन्फ्रेंस कर दिया है, इस टाइप से जो बात आ रहा है, तो साफ साफ राकेश बोलता है कि उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो राकेश अगर बयानबाजी करता कि अगर उसने कॉन्फ्रेंस किया है, तो मीडिया के सामने तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलता कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन मीडिया के साथ में मिल के राकेश को फंसाने के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास में फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलता है, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तब आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि मुख्य आरोपी कौन है। लेकिन पुलिस प्रशासन को ज़रा से भी सब्र नहीं आया और तुरंत उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ताकि जितना से जल्दी हो सके केस को रफा दफा किया जाए, केस को ख़त्म किया जाए और केस जो है उसको ठंडा किया जाए। इससे साफ साफ पता चलता है कि मीडिया और पुलिस भी मिल के राकेश को ही फंसाने का पूरा षड्यंत्र रच। और 17/8/2024 शाम का टाइम में जब राकेश और उसके स्थानीय लोगों द्वारा जब घोसपुकुर फाड़ी में जब उसे रेप एंड मर्डर का केस दर्ज कराने के लिए गया हुआ रहता है, उसके बाद में कोई भी उसे मिल नहीं पाता है, उसे बातचीत नहीं कर पाता है। लेकिन जब सिलीगुड़ी कोर्ट में जब 2 सितंबर को राकेश का पेशगी होता है, उस दौरान में राकेश की जो पत्नी है वो उसे मिल पाती है कुछ समय के लिए, और कुछ समय के मिलने के दौरान में उससे बातचीत होता है। उसमें साफ साफ राकेश बोलता है कि मैंने नहीं मारा है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसे कुछ गुनाह किया ही नहीं है। पुलिस मेरे ऊपर में जबरन इस चीज़ को थोपने के लिए, मुझे गुनहगार साबित करने के लिए मेरे ऊपर में जिस प्रकार से भी हो सकता है उन्होंने मेरे ऊपर में टॉर्चर कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे जब मुझे रिमांड पे लिया गया उसी समय से मुझे ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग किया गया, बहुत ज़्यादा मुझे मारा गया है। उसके बाद में अभी भी मेरे ऊपर में टॉर्चरिंग किया ही जा रहा है। और वो राकेश साफ साफ मना कर देता है कि मैंने नहीं मारा है, मैं निर्दोष हूँ, और मैं अपनी भतीजी को रेप और मर्डर क्यों करूँगा, वजह भी तो होना चाहिए, बिना वजह के कोई कुछ नहीं करता है। इस टाइप से राकेश की पत्नी को राकेश द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है। यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि राकेश ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए वो ये अपना स्टेटमेंट अपनी पत्नी को बताता है, जो कि पुलिस प्रशासन अगर पहले उसे मिलने के लिए देता तो ज़रूर राकेश कुछ बोल पाता। लेकिन जब कोर्ट में उसे मिलने का मौका मिलता है तो साफ साफ क्लियर कर देता है कि, और वो ये भी इस बात को भी स्वीकार करता है कि किस प्रकार से मेरे ऊपर में टॉर्चरिंग किया जा रहा है, किस प्रकार से मेरे ऊपर में प्रेशराइज किया जा रहा है, मेरे ऊपर में बल के प्रयोग किया जा रहा है, मारपीट के ऊपर में मेरे ऊपर में दबाव दिया जा रहा है कि मैं कॉन्फ्रेंस करूं, मैं स्वीकार कर लूं कि मैंने अपनी भतीजी का रेप और मर्डर किया है बोल के। उसके बावजूद भी राकेश बोलता है कि मैंने नहीं किया है। ठीक है।
ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो कि मैं चाह रहा था कि आपके पास में फ़ेस टू फेस आऊँ और आपके सामने शेयर करूँ। और अगला जो मेरा वीडियो होगा दोस्तों, उसमें मैं जिनके साथ में भी मैंने बातचीत किया है उनका वीडियो क्लिप लिया हूँ मैंने। उस लड़के का भी, उसकी पत्नी का, राकेश के साथ में जो बातचीत हुआ उसका भी मैंने वीडियो क्लिप लिया हुआ है, जो कि अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आपके सपोर्ट और राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप जितना भी सकते हैं, जिस प्रकार से भी सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। इतना ही बोलते हुए अपनी बातों को अंत करता हूँ। जोहार।